तो शुरू करते हैं आज का अरब इन्वेजन। नेक्स्ट लेक्चर। तो कल के लेक्चर में जब हम लोग अरब इन्वेजन देखे थे, तो उसमें जब हम लोग इंट्रोडक्शन का बात किए थे, ठीक है, कि किस तरह इंट्रोडक्शन हुआ था अरब इन्वेजन का, तो हम लोग देखे थे कि अराउंड 8th सेंचुरी, ठीक है, 8th सेंचुरी में अरब्स जो है इंडिया को इन्वेड करते हैं। किस रीजन से? तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से इन्वेड करते हैं, तुम्हारा सिंध एंड पाकिस्तान वाला इलाका। 712 एडी में एक मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम, किसका था? उमैयद कैलिफेट का जो कमांडर था, तो वो इन्वेड करता है इंडिया को। ये जो इन्वेड करता है इंडिया को, तुम्हारा उमैयद कैलिफेट, ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी होता है अरब्स का, उसको एक्सपेंड करना है अरब्स को अपना टेरिटरी। इसी पॉलिसी के अंदर उमैयद कैलिफेट्स के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। कल भी वैसे हम लोग देखे थे लेक्चर 1 में मिडाइवल का, आज भी देख लेते हैं क्या था। जो प्रॉफिट थे, जो फाउंडर थे इस्लाम के, उनका करीब डेथ हो जाता है 632 एडी में। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो पोजीशन था, ठीक है, एज ए वर्ल्ड लीडर ऑफ मुस्लिम, तो उनका लीडर जो होता है, उनका जो पोजीशन था वो खाली था। उनके बाद जो भी मुस्लिम्स उनका वो लीडरशिप वाला पोजीशन लेते हैं, उनको हम लोग बोलते थे कैलिफ्स। और कैलिफ जो वर्ड है, ये डिराइव कहाँ से हुआ है? एक अरेबिक वर्ड है खलीफा, जिसका मतलब होता है डेप्यूटी। तो ये जो खलीफा जो टाइटल था, ये दिया जाता था रूलर्स को, जो सक्सीड किए थे किसको? प्रॉफिट मोहम्मद को, अराउंड 632 661 एडी के दौरान। तो ये जो कैलिफ्स थे जो प्रॉफिट को सक्सीड किए थे, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट कैलिफेट थे, जैसे कि उमैयद कैलिफेट, जिनका रीन था 661 से 750 एडी तक। उनके बाद उमैयद कैलिफेट के दौरान जो था, इस्लामिक वर्ल्ड काफी प्रॉस्पर किया था। उसके बाद जो उनको फॉलो किए थे उमैयद कैलिफेट को, वो थे अब्बासिड कैलिफेट, जिनका टाइम पीरियड था अराउंड 750 से 1258 एडी। लेकिन अब्बासिड्स के टाइम पे ये हुआ था कि जो कैलिफ्स है, उनका जो पावर था वो कम हो गया था, और वो लोग कंट्रोल खो चुके थे इस्लामिक रूलर्स पे, जिसके कारण बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स बहुत सारे रीजन में उभर के आए, जिनको हम लोग बोलते हैं सुल्तान। तो ये था बैकग्राउंड हमारा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कल कि जो सबसे पहला इन्वेडर था, वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ही वॉज द फर्स्ट इन्वेडर जो कि सक्सीड किया था। बात है 8th सेंचुरी का, 712 एडी का, जिस वक्त जो उमैयद कैलिफेट थे वो काफी प्रॉस्पर कर रहे थे और एक सर्टेन हाइट पे पहुंच गए थे अपने पावर का। उन्होंने क्या किया था? मुस्लिम जो स्टेट है, मुस्लिम वर्ल्ड सबसे बड़ा स्टैब्लिश इन्हीं के टाइम पे हुआ था। दे क्रिएटेड द लार्जेस्ट एवर मुस्लिम स्टेट। अब इंडिया की ओर भी ये लोग अट्रैक्टेड थे, क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ था। इसी बीच एक गवर्नर होता है इराक का, इराक का गवर्नर होता है हज्जज, हज्जज, और उसका था आर्मी कमांडर कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को डिस्पैच किया जाता है इराक से तुम्हारा इंडिया की ओर, और वो कहाँ पे आता है? सिंध में आता है, 712 एडी में पहुंच जाता है लगभग लगभग। तो वहां पे एक जगह होता है देबल नाम का, उस देबल को, जगह का नाम को, सिंध में जो देबल नाम का जगह है उसको कैप्चर कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। एक्चुअली ये देबल नाम का जगह जो है वो सी के किनारे था, सी कोस्ट, यानी अरेबियन सी के। और उस वो कॉन्कर कर जाता है सिंध को, सिंध को जीत लेता है सिंध के राजा दाहिर को हरा के। ये एक शाही हिंदू रूलर था जिसे हरा के सिंध को कैप्चर कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का जो टेन्योर रहता है वो सिर्फ 2 साल का ही रह पाता है। 2 साल के बाद भले वो वापस चला जाता है, क्योंकि कैलिफेट उसे बुला लेते हैं, लेकिन जो उसके साथ जो अरब्स आए थे और जो सेटल डाउन कर जाते हैं कहाँ? सिंध में। अब सिंध में जो अरब सेटल करके वो लोग क्या क्या, उनका एक रिलेशन बन जाता है सिंध के
लोकल पॉपुलेशन के साथ, लोकल पॉपुलेशन के साथ उसका उन लोगों का रिलेशन बन जाता है। अब आगे क्या होता है कि जब सिंध के लोग आ जाते हैं इन क्लोज कांटेक्ट विथ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ सिंध, अरब्स लोग आ जाते हैं इन लोकल पॉपुलेशन ऑफ सिंध के कांटेक्ट में, तो उस समय क्या होता है, कल्चर्स वगैरह काफी एक्सचेंजेस होते हैं तुम्हारा अरब्स एंड सिंध के लोगों के बीच। जब 2 साल तक कासिम साहब वहां पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सिंध में काफी ऑर्गेनाइज किया था। वहां के जो लोग थे, सिंध के जो लोग थे, उनको कहा जाता था जिम्मीज। जिम्मीज का मतलब होता है प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, मतलब उनका प्रोटेक्शन का जो काम था वो कासिम का था। तो कासिम को जैसे मैंने कि बताया कि बुला लिया गया था, किसके द्वारा, कैलिफ के द्वारा वापस बुला लिया गया था। लेकिन सिंध से जाने के बाद भी सिंध जो था दैट वाज रूल्ड बाय द अरब्स, अरब्स के अंडर ही था, अरब्स ने अपना कंट्रोल सिंध के ऊपर से नहीं खोया था। अब इनका जो एम था अरब्स का, इनको एक्सपेंड करना था अपना एम्पायर सिंध से आगे भी इंडिया में, लेकिन जो मुस्लिम्स थे ये सिंध वाले, ये नहीं एक्सपेंड कर पाते हैं अपना इलाका सिंध से आगे। क्यों? क्योंकि सिंध से आगे जब वो बढ़ेंगे तुम्हारा वेस्टर्न साइड, तो उन्हें राजस्थान साइड मिलेगा प्रतिहारा किंगडम, प्रतिहार किंगडम मिलेगा। और उनको वेस्टर्न इंडिया से आगे बढ़ने के लिए, पूरा इंडिया कैप्चर करने के लिए सबसे पहले पहले जो हराना पड़ेगा वो प्रतिहारस को हराना पड़ेगा। सो जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ, जो सिंध कासिम साहब ने जीता, ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसके अचानक से तुरंत बाद एक से एक करके अलग अलग किंगडम ये लोग जीतते गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इट डिड नॉट लीड टू द फर्दर कन्क्वेस्ट, फर्दर कन्क्वेस्ट तुरंत में कुछ भी ये लोग नहीं कर पाते हैं मुस्लिम्स लोग। क्यों? क्योंकि प्रतिहारा किंगडम के कारण। तो अब लोगों को समय मिल गया सिंध में, अरब्स वाले भी और कुछ इंडियंस भी थे सिंध में उस समय का। इससे क्या हुआ, जो इंडियन कल्चर था, ठीक है, वो एसिमिलेट कर जाता है तुम्हारा सिंध, वो जो अरब्स कल्चर है उससे। इंडियन कल्चर और अरब के कल्चर एसिमिलेट कर जाते हैं। अरब्स को पता चल जाता है इंडियन कल्चर के बारे में, और जो ट्रैवलर्स सिंध आते हैं अरब से, उनको भी पता चलता है इंडियन कल्चर के बारे में। फिर जो ट्रेडर्स है वो तो हमेशा मूव करते रहते थे। जो अरब ट्रेडर्स है उन्होंने नॉलेज लिया इंडियन मेडिसिन का भी, प्लस एस्ट्रोनॉमी का भी। सो ये जो इंडियन मेडिसिन और इंडियन एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है, ये अरब्स ने क्या किया, इसे कैरी किया जहां जहां वो जाते थे अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि मान लो यूरोप गए, तो यूरोप गए, वहां पे उन्होंने इंडियन न्यूमरल्स एंड ऑल, ये सब इंडियन मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी सबको वहां तक इंफॉर्मेशन इस चीज का पहुंचाते हैं, और इस तरह इंडियन न्यूमेरिकल्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी पूरा वर्ल्ड में पहुंचता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनी, जो नेक्स्ट आते हैं रूलर। अब बात है अराउंड एंड ऑफ 9th सेंचुरी का। उमैयद कैलिफेट जा चुके हैं और टाइम है अब्बासिद कैलिफेट का। अब्बासिद कैलिफेट के टाइम हम बताए थे कि जो उनका पावर था वो काफी जा चुका था, और कैलिफेट का जो कंट्रोल है वो काफी लूज था, जिसके कारण वो काफी डिक्लाइन पे था। तो उससे क्या हुआ, जो टर्किस के गवर्नर्स लोग थे, टर्किस के गवर्नर्स लोग थे, वो लोग बोले कि हम अब कैलिफेट का जो बात नहीं मानेंगे, हम लोग जो है अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेंगे, अपना रूल लगाएंगे। तो कैलिफ अब क्या हो गया, सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेटस हो गया, सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेटस बन के कैलिफेट रह जाता है, बस मुहर माने ला, एक रबर स्टैंप की तरह हो जाता है तुम्हारा कैलिफेट का पोस्ट। उसमें से एक टर्किश गवर्नर था उसी टाइम, जिसका नाम था अल्पतिगिन। एक टर्किश गवर्नर था अल्पतिगिन। अब तो ये लोग काफी पावरफुल हो चुके थे ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अब्बासिद कैलिफेट। अब जो अल्पतिगिन था टर्किश का गवर्नर, इसका कैपिटल जो था, ठीक है, इसका कैपिटल जो था ये था गजनी। गजनी नाम का जगह है अफगानिस्तान में, ये था इसका कैपिटल। अल्पतिगिन के सक्सेसर, अल्पतिगिन के मरने के बाद जो गजनी को सक्सीड करते हैं, उसके बाद जो वहां के गवर्नर या जो किंग बनते हैं वो उसके सन इन लॉ होते हैं, जिसका नाम होता है साबुक्तिगिन। अल्पतिगिन के सन इन लॉ थे साबुक्तिगिन, और उनको कॉन्कर करना था इंडिया।
कहां से वो कॉन्कर करेंगे? तुम्हारा वही एक ही ओपनिंग जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड, क्योंकि अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओगे तो हिमालय से बाकी दो साइड सी है, तो एक ही ओपनिंग इंडिया में बसता है जहां से लोग एंटर कर सकते हैं इजीली, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, पंजाब पाकिस्तान वाला इलाका। साबुक्तेगिन सक्सीड कर जाते हैं पेशावर को कैप्चर करने में, पाकिस्तान में जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं, वहां के जो राजा जयपाल होते हैं उसको हराकर, पेशावर के राजा जयपाल को हराकर कैप्चर कर लेते हैं पेशावर साबुक्तेगिन। और उनका रेड यहीं पे जो इफेक्ट डालता है वो लास्ट नहीं होता है, इसके अलावा भी वो बहुत सारा आगे हम लोग देखेंगे रेड्स इंडिया में करते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि उनके जाने के बाद, साबुक्तेगिन जाने के बाद उनका बेटा सक्सीड करता है गजनी को। सबसे पहले अल्पतेगिन आया, उसका बेटा साबुक्तेगिन जो कि तुम्हारा पेशावर को जीतता है। उसके बाद जो बाकी सब रेड्स होते हैं उसके बेटे महमूद के द्वारा किया जाता है, साबुक्तेगिन के बेटे महमूद के द्वारा किया जाता है बाकी सब रेड्स। अब महमूद गजनी साहब आते हैं। जयपाल प्रतिहारस थे, हाँ अनुपम, राजपूत रूलर थे जयपाल, आगे बताएंगे बहुत कुछ है। अब क्या हुआ, जो महमूद गजनी है, ठीक है, महमूद जो बेटा था तुम्हारा साबुक्तीगिन का, उनके डेथ के बाद एक्चुअली जयपाल यहाँ पे, जयपाल को डिफीट तो हुआ, पेशावर तो छीन लिया, लेकिन जयपाल हारा नहीं था, जयपाल से सिर्फ उसका एक ही जगह पेशावर ही छीना गया था, बाकी सब जगह पे जयपाल का था। तो हिंदू शाही रूलर जो जयपाल थे इन 1001 एडी, उनके साथ लड़ाई होता है महमूद गजनी का। इस बैटल में जयपाल हार जाते हैं महमूद गजनी से। जयपाल साहब हार गए महमूद गजनी से। जयपाल साहब तो थे तुम्हारा प्रतिहाराज, उनको ईगो पे लग जाता है बात को, और ईगो पे लगने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। लोग को होना चाहिए कि गलती से सीखना चाहिए, हाँ ये सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा वो काफी ह्यूमिलिएट हो चुके थे इस हार से। पिछले 2 बार वो हार चुके थे जयपाल, राइट? एक साबुक्तीगिन से तो हारे ही थे पेशावर, फिर उनके बेटे महमूद गजनी से भी हार जाते हैं। तो दोनों बार शायद वो अपनी गलती से ना सीख पाए और ह्यूमिलिएशन के कारण सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो महमूद गजनी आगे 1004 और 1006 एडी के टाइम पे, इस टाइम पे महमूद गजनी मुल्तान पे भी अटैक कर देते हैं, फिर नागरकोट पे भी अटैक करते हैं 1008 एडी में। और ये सब उनका एक से एक ट्रायम्फ था, सक्सेस था। उसमें से सबसे बड़ा जो सक्सेस था, ट्रायम्फ था, कहा जाता है कि इन 1000 एडी जो जयपाल के बेटे थे, जयपाल तो सुसाइड कर लिए, अब उनके जगह उनके बेटे होंगे आनंदपाल, जयपाल के बेटे थे आनंदपाल, इसको भी महमूद गजनी हरा देते हैं। एक जगह है वह हिंद करके, वहीं पे महमूद गजनी और आनंदपाल का लड़ाई होता है, जहां पे आनंदपाल हार जाते हैं। अब क्या हुआ, इससे जो मुल्तान उल्तान वाला इलाका था, पूरा पंजाब वाला इलाका था, वो भी जो है किसके हाथ में आ जाता है? गजनवीड्स के हाथ में आ जाता है, गजनी के हाथ में। पेशावर, पूरा पंजाब एंड ऑल, ये वाला इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका, देखो ये लोग कैसे कैसे बढ़ रहे हैं आगे, वो वाला इलाका भी पूरा पहुंच जाता है गजनी के हाथ में। लेकिन ये था कि मोहम्मद गजनी को जो अफगानिस्तान एंड ऑल वो वाला इलाका था, उसको पैसा बहुत चाहिए था, उसको ये नहीं था कि उसको रूल करना है, ठीक है, उसको पैसा चाहिए था। बात है अराउंड 10014 से 1018 एडी, ठीक है, 1014 से 1018 एडी का बात है, जब महमूद सोचे कि अपना ट्रेजरी को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाएंगे वो ट्रेजरी? वो तो आए थे इंडिया उसका वेल्थ को देख के ही, कहाँ से लूटेंगे? ही स्टार्टेड लूटिंग द टेम्पल्स। भारत के मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा था, ऐसा लोग सुने थे, और उस चीज को देखने के लिए और लूटने के लिए गजनी साहब शुरू करते हैं अपना रेड्स इंडिया में, जैसे कि टेम्पल ऑफ नागरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, इस तरह करके बहुत सारा रेड करते हैं। टोटल में गजनी 17 रेड्स ऐसा लूटपाट इंडिया में मचाते हैं। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो टोटल 17 रेड्स पे नहीं, कुछ फेमस रेड्स जो था इनके द्वारा उस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं,
इन 1025 एडी 1025 एडी में उनका 16वां रेड किसके अगेंस्ट होता है? तुम्हारा सोमनाथ टेम्पल पे होता है, गुजरात वाला सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, उस पे होता है। एक्चुअली उन्होंने पहले पूरा सिटी को कैप्चर करते हैं, उसके बाद जो सोमनाथ टेम्पल को जो दीवार है वो बहुत स्ट्रांग था, तो उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था इसको लूटने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसा है कि जो सोमनाथ टेम्पल है उसका बाउंड्री वॉल काफी स्ट्रांग था और सिर्फ एक गेट था यहाँ पे, इस तरह का गेट था। तो ये जो गेट था और ये जो बाउंड्री वॉल था, इस चीज को पूरे ब्राह्मण्स लोग डिफेंड कर रहे थे, और इस गेट को भी, ये गेट भी कहा जाता है सोना का बना हुआ था, और ये बाउंड्री वॉल था। तो ये काफी स्ट्रगल करके इसके अंदर जा नहीं पा रहे थे बहुत देर तक, लेकिन कोई कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अंदर के कुछ लोग ही मिले हुए थे तुम्हारा इसके साथ, महमूद गजनी के साथ, जो कि अंदर से गेट खोल देते हैं। अंदर से गेट खोलने के बाद महमूद गजनी अंदर घुसता है सोमनाथ मंदिर के एरिया में, और करीब करीब 50,000 लोग जो डिफेंड कर रहे थे इस पूरा सिटी और पूरा इस मंदिर को, ये लोग अपना लाइफ खो देते हैं। सो अराउंड 50,000 डिफेंडर्स लॉस्ट देयर लाइफ। वो लोग इस मंदिर का, इस शहर का रक्षा करने में 50,000 लोग अपना जीवन दांव पे लगा के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय जो रूलर होता है सोमनाथ मंदिर तुम्हारा सौराष्ट्र रीजन का, वो है भीमदेव वन होते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इतना पैसा था, इतना पैसा था कि वो, और सोना भी था कि तुम्हारा इवन गजनी ने गेट तक नहीं छोड़ा था सोमनाथ मंदिर का, गेट तक अपने घोड़ा पे उठा के ले गए थे, क्योंकि गेट भी सोना का बना हुआ था सोमनाथ मंदिर का। ये था वन ऑफ द फेमस रेड्स, और क्वेश्चन आता है सोमनाथ मंदिर का। इनका 17वां रेड जो भारत में था, ये हुआ था अराउंड 1028 एडी में। ये किसके अगेंस्ट था? सिंध के ही अगेंस्ट था, सिंध के ही अगेंस्ट, और सिंध को भी वहां पे लूटपाट मचाते हैं और खुला छोड़ देते हैं रास्ता बाकी लुटेरों के लिए। अब जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो ये वाला जो इलाका है, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पे है हमारा सिंध वाला इलाका। तो ये सिंध वाला इलाका पे तो ये लूटपाट यहाँ पे मचाते हैं, रेड करते हैं, और यहाँ से चले जाते हैं, रूल नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, ये जो गेट है तुम्हारा इंडिया में एंट्री का, ये खुला छूट जाता है, ताकि बाकी लुटेर लुटेर आ सके इंडिया और लूट सके। तो बाकी इन्वेडर्स भी देखेंगे हम लोग इसी नॉर्थ वेस्ट रीजन से इंडिया में आते हैं और इंडिया पे रेड करते हैं या फिर रूल करते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से रूलर। यहाँ तक किसी को डाउट? तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो बता दो, कमेंट में लिख दो, या फिर कुछ पूछना हो या एक्सप्लेन करना हो फिर से। नहीं। अर्चना, ज्योति, कृति, बताओ तुम लोग, कोई दिक्कत? होप कि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसा कि हम बताएं कि महमूद गजनी ने 17 रेड किया इंडिया में, लेकिन ये जो महमूद के द्वारा रेड्स था इंडिया में, जितना भी रेड किए उन्होंने इंडिया में, वो सिर्फ था टू एक्वायर द वेल्थ, टू एक्वायर द वेल्थ। एक्चुअली वो वेल्थ इसलिए कलेक्ट कर सके ताकि अपना पावर को एकत्रित कर सके और वो रूल कर सके सेंट्रल एशिया में। इंडिया का पैसा ले जाके कहाँ रूल करेगा? सेंट्रल एशिया वाला इलाका में, अपने पावर को एकत्रित कर सके वहां पे, क्योंकि वहां उतना पैसा नहीं था, और पैसा लेने इंडिया आते थे, इंडिया में रेड किए, पैसा लूटे, चले गए, वहां पे जाके अपना रूल कर रहे हैं। वो कोई यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश करने नहीं आया था। ही डिड नॉट विश टू स्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। वो इंडिया में कोई भी एम्पायर बनाना नहीं चाहता था, सिर्फ लूटपाट मचाना चाहता था। अब इस समय तक हम लोग देखें, गजनवीड्स जो था उनका कंट्रोल था कुछ इलाका में, पंजाब का इलाका में, कुछ सिंध का इलाका में, अरब्स भी थे यहाँ पे। और ये जो उनका कंट्रोल था पंजाब और सिंध वाला इलाका में, ये कंटिन्यू होता है लगभग 1135 एडी तक। अब इनका जो रेड हुआ इंडिया में इतना सारा, तो इससे ये चीज ये दर्शाता कि जो इन्वेजन था गजनी के द्वारा,
ये दिखाता है कि इंडिया के जो किंगडम्स थे उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो काफी वीक था। इनका जो डिफेंस सिस्टम था काफी वीक था। इससे बाकी लोगों को भी पता चल गया, जैसे कि टर्क्स एंड ऑल, ईरानियंस एंड ऑल, लोग को पता चल गया कि इंडिया पे अटैक करना आसान है और उसे उसका डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है, किस तरह अटैक करना है, रास्ता क्या है, सब कुछ बाकी लोगों को पता चल। ये था गजनी का कहानी। आगे चलेंगे मोहम्मद घोर या फिर मोहम्मद घोरी का कहानी पे। उससे पहले कुछ पूछना है, एक्सप्लेनेशन फिर से चाहते हो मोहम्मद गजनी के बारे में या फिर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो यू कैन आस्क। ठीक है, बुक से भी बाकी पढ़ लेना। अब क्या होता है आगे मोहम्मद घोर को पढ़ते हैं या फिर मोहम्मद घोरी जैसे बोला जाता है, ठीक है। सो इनका जो मोहम्मद घोर का जो रीन होता है वो 1173 से 1206 के बीच का होता है। बात है 1173 से शुरू करते हैं मोहम्मद घोरी का। इनका असली नाम होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो कॉल्ड एज मोहम्मद ऑफ घोर। घोर इलाका है, तो कहाँ के मोहम्मद, घोर के मोहम्मद, इसलिए मोहम्मद घोर बिन नाम बोला, लेकिन असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद है। सो ही हैड असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ गजनी। अब मोहम्मद घोर साहब गजनी के सिंहासन पे बैठे हुए रहते हैं। जो घोरीस थे, ये जो थे काफी वीक थे अपने पावर में और अपने स्ट्रेंथ में भी, क्योंकि एक एम्पायर था ख्वारिज्मी एम्पायर, ये काफी स्ट्रांग था वहां पे, और ये लोग जानते थे कि इस एम्पायर को वो लोग हरा नहीं सकते हैं। एंड दे कुड नॉट गेन एनीथिंग इन सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो था वहां पे जो पावर था वह ख्वारिज्मी एम्पायर का ही पावर था, और ख्वारिज्मी एम्पायर को उखाड़ फेंकना काफी मुश्किल था घोरीज लोग के लिए। वो वीक थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि ख्वारिज्मी एम्पायर को उखाड़ के फेंक सके सेंट्रल एशिया में। इसलिए घोरीज जो है अपना ध्यान कहाँ लगा दिए, इंडिया में लगा देते हैं। अब इस ख्वारिज्मी एम्पायर के कारण, ये स्ट्रगल के कारण सेंट्रल एशिया में, ये फोर्स कर देता है ये चीज घोरी को कि आप लोग इंडिया पे आओ और अपना जो डिजायर है, अपना जो एक्सपेंशन करने का उसका एम्बिशन है उसको फुलफिल करो। एक खास बात था घोरी के मिलिट्री कैंपेन्स में कि इनकी जो आर्मी थी वो काफी वेल ऑर्गेनाइज होती थी, काफी वेल ऑर्गेनाइज होती, मतलब घोड़े कहाँ रहेंगे, उनका स्ट्रेटेजीज क्या रहेगा, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होता था। जब भी वो कोई टेरिटरी जीतता था, मान लो वो स्टार्ट किया सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आना, और कोई ना कोई टेरिटरी उसको जीतते हुए आना होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो जो भी टेरिटरी ये जीतता था, उस टेरिटरी के लिए एक जनरल, एक आदमी जो उस टेरिटरी को देखेगा, सब कुछ रूल करेगा, उसे वहां पे गवर्न के लिए छोड़ देता था। ठीक है, ताकि हर जगह तो वो रह नहीं सकता मोहम्मद गौर, तो जब भी वो उस एरिया से एब्सेंस रहे तो वहां का जो सब कुछ देखभाल संभालेगा ये जनरल, ये आदमी संभालेगा। अब इनका जो इन्वेजन हुआ, इसके कारण क्या हुआ, काफी टर्किश स्टैब्लिशमेंट्स बनते हैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन्स। ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये गुजरात वाला इलाका, ये राजस्थान, ये कश्मीर, ये नेपाल, ऐसे है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, यहाँ पे मिलेगा माउंटेन। तो और ये मान लो ये है यहाँ पे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से ये वाला रूट होगा इनको इंडिया आने का। अब यहाँ से ये लोग जो चल रहे हैं, ये टेरिटरी, ये टेरिटरी, ये टेरिटरी, ये सब ये लोग जीत के आ रहे हैं और हर जगह जनरल को छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ पे जनरल को छोड़ रहे हैं तो कुछ लोग भी उन लोग के साथ रहेंगे, फिर यहाँ तक आते हैं। तो इस सब इलाका में हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडियाज है, यहाँ पे काफी टर्किश सेटलमेंट्स वगैरह नॉर्थ इंडिया में बन जाते हैं और टर्किश लोग ये सब इलाका में सेटल हो जाते हैं। तो इनके इन्वेजन से हुआ कि टर्किश लोग यहाँ पे सेटलमेंट्स इंडिया में काफी ज्यादा बना। आगे देखते हैं।
इन 1178 में वो बढ़ते हैं गुजरात की ओर। चलो गुजरात लूटते हैं, बहुत पैसा है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर भी उधर ही लूटा गया। बट इनको जो है चालुक्यास रूलर, याद करो चालुक्यास बताते हैं, चालुक्यास रूलर थे एक हिमा टू, GHIM में, हिमा टू, ये हरा देते हैं। कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ अनहिलवाड़ा होता है, अनिलवाड़ा नाम का जगह है वहां पे, अनिलवाड़ा नाम का जगह है। तो वहां पे एक्चुअली ये चालुक्यास, हिमा टू और जो तुम्हारा ये है गजनी, ये दोनों का भिड़ंत होता है, जहां पे हार जाते हैं मोहम्मद घोरी, बैटल ऑफ अनिलवाड़ा में। लेकिन ऐसा नहीं था कि जयपाल की तरह ये सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस डिफीट से एक्चुअली घोरी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ही वॉज नॉट डिस्करेज बाय दिस डिफीट, बल्कि वो अपने हार से रियलाइज करता है कि उसको एक सुटेबल बेस चाहिए पंजाब में, कि जहां से उसको सप्लाई मिल सके, सपोर्ट मिल सके, एक बेस चाहिए गुजरात से पहले, ताकि जहां से उनको वॉर के टाइम पे सप्लाई मिले, सब कुछ मिले, बिफोर वेंचरिंग फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट इंडिया। मतलब कहीं पे होगा, जब तक वो सेटलमेंट नहीं बनाएगा अच्छे से, कहीं पे सब कुछ करेगा नहीं, तो फिर आगे का कन्क्वेस्ट के लिए उसको सप्लाई, फूड, सब कुछ कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज वो रियलाइज कर दिया अपने हार में कि उसके पास कोई सेटलमेंट एरिया नहीं था उस समय तक, ताकि वो फर्दर कन्क्वेस्ट कर सके। सो फॉर फर्दर कन्क्वेस्ट इन इंडिया ही मेड हिज बेस इन पंजाब। जब वो पंजाब में तुम्हारा बना लेता है बेस, किस तरह, लेकिन मोहम्मद घोर से पहले वहां पे तो गजनवीड्स ने बनाया हुआ था, याद करो, पंजाब और तुम्हारा मुल्तान वाला इलाका में। तो उन्होंने, मोहम्मद गोरी ने गजनवीड से ये पंजाब का जो पोजेशन था वो छीन लेते हैं, बोलते गजनवीड तुम जाओ, अब मेरा पोजीशन है पंजाब में। तो इस तरह पूरा पंजाब पे अपना पोजीशन बना के एक सेटलमेंट एरिया बना लेते हैं तुम्हारा मोहम्मद घोरी। इससे इससे क्या हुआ, जो पेशावर था, जो पहले गजनवीड एंड और ये लोग ने जीते थे, वो भी कॉन्कर कर लेते हैं ये अराउंड 1179 से 180 AD के बीच में। फिर लाहौर भी ये कर लेते हैं अराउंड 1186। देखो पूरा जो पंजाब है, इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, इसको पूरा जीत के कॉन्क्वेस्ट करके एक बेस बनाएंगे, फिर आगे का कॉन्क्वेस्ट ये लोग करेंगे। फोर्ट ऑफ सियालकोट, देबल, ये सब जो पंजाब सिंध वाला इलाका है वो कैप्चर करते हैं, और 1190 में जो मुल्तान वाला इलाका था वो भी निकाल लेते हैं। इस तरह क्या हुआ, मुल्तान, सिंध, पंजाब तीनों आ जाता है मोहम्मद घोरी के हाथ। और इस तरह मोहम्मद घोरी जो होते हैं अपना बेस बना लेते हैं पंजाब में, और आगे का रास्ता क्लियर करते हैं इंडिया का इनटू द गैंजेटिक द्वीप। मतलब अब तक हम लोग क्या देखे हैं, ये इंडिया है, तो ये जो मुल्तान, सिंध, ये वाला इलाका है, ये जीत लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा रेंज है, और यहाँ से यमुना, फिर गंगा, ये सब बहती है। तो ये जो यूपी वाला इलाका है, ये वाला, ये सब दोआब है, इसको दोआब कहते हैं। लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। तो गंगा का जो बीच में दोआब है, ये वाला एरिया है, इसको गैंजेटिक दोआब कहते हैं, ये वाला पूरा इलाका। मतलब कह लो इतना पूरा इलाका इज द गैंजेटिक दोआब। तो ये गंजेटिक द्वीप के बारे में हम लोग भी पढ़े थे कि ये जहाँ पे रिवर्स होगा एंड ऑल, ये सब काफी फर्टाइल होगा, काफी रेवेन्यू होगा, काफी रिच टेरिटरी होगा। ये वाला इलाके का बेस, अब यहाँ से इनको इधर की ओर पहुंचना है। तो देखते हैं किस तरह ये कॉन्क्वेस्ट करते हैं फर्दर गैंजेटिक द्वीप। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका कॉन्क्वेस्ट वगैरह गैंजेट थ्रू गैंजेटिक द्वीप। हम लोग को पता है इस समय तक जो गुर्जरा प्रतिहारास थे एंड ऑल, राजपूत रूलर्स थे, वो काफी स्ट्रांग थे, और उनका राज जो था वो दिल्ली तक था। और 1191 का बात है, इस समय दिल्ली पे राज था पृथ्वीराज चौहान का। अगर मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ना है, इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करना है, तो उनको पृथ्वीराज चौहान को ही हरा के आगे वो बढ़ सकते थे, अदरवाइज ही वाज हैविंग नो ऑप्शन। उनको वापस लौटना पड़ता पंजाब से ही।
अब लेकिन वो समझ गए थे कि पंजाब उनके हाथ में है, तो इस तरह वो उसको बेस बना के गैंजेटिक दोआब में आगे बढ़ सकते हैं। अब गैंजेटिक दोआब में आगे बढ़ना है, जिसके कारण वो आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। किससे? जो राजपूत रूलर होते हैं पृथ्वीराज चौहान से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, क्योंकि जब तक इनको नहीं हराएंगे वो आगे गंजेटिक दोआब में बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों की आर्मी है, पृथ्वीराज चौहान की और तुम्हारा मोहम्मद घोरी की, ये एक जगह मिलती है जिसको बोलते हैं तराइन, और इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये हुआ था 1191 में बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी की आर्मी भी आती है और पृथ्वीराज चौहान आर्मी की भी आर्मी आती है तराइन में। तो ये एक्चुअली ये जो वॉर होता है दोनों के बीच में, बैटल ऑफ तरेन, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मोहम्मद घोरी की आर्मी काफी बुरी तरह हारती है यहाँ पे, और मोहम्मद घोरी काफी नजदीक से अपने मृत्यु को देखते हुए भाग निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा थ्योरीज है, हिस्टोरियंस देते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि घोरी को इसलिए छोड़ दिए पृथ्वीराज चौहान क्योंकि वो घोड़ा पे बैठ के जा रहा था, तो पीठ जो था उसका वो था पृथ्वीराज चौहान की ओर, और राजपूत जो है वो कभी पीठ पे वार नहीं करते हैं, इसी कारण वो बच गया। कुछ हिस्टोरियंस अपने रिसर्च पीएचडी में ये बताते हैं कि घोरी जो है वो काफी घायल हो गया था, चलने लायक भी नहीं था और मृत्यु के एकदम दर पे था। तो कुछ जो सिपाही थे तुम्हारे घोरी की आर्मी में, वो लोग आके पांव पकड़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का और बोलते हैं कि हमें सुल्तान को ले जाने दीजिए, हम उनका इलाज करेंगे एंड ठीक करेंगे, इन्हें मत मारिए। तो माफीनामा दे देते हैं पृथ्वीराज चौहान। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं और कुछ लोग सिंपल बोलते हैं कि घोरी भाग जाता है। तो इस तरह अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना है। कुछ लोग, तुम लोग में से अगर हिस्ट्री लोगे पीएचडी करके, हमको भी बता देना कि क्या असलियत था। पृथ्वीराज चौहान जो है भटिंडा वाला इलाका जो पंजाब का है, वहां तक तो जीत जाते हैं। तो मतलब चेज करते करते घोड़ी को, तो उनको चाहिए था कि पूरा पंजाब अपने में कैप्चर कर ले ताकि घोड़ी को सर्वाइवल या रिवाइवल का मौका नहीं मिले। लेकिन वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो भटिंडा के आगे बढ़ते ही नहीं है। सो ही मेड नो एफर्ट्स टू गैरिसन इट इफेक्टिवली, मतलब भटिंडा को प्रोटेक्शन के लिए, उसको गैरिसन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालते हैं या फिर आगे बढ़ने का। अगर आगे बढ़ जाते तो पंजाब भी उसके हाथ से चला जाता और फिर घोड़ी जो है वो रिवाइव नहीं कर पाता। लेकिन वो छोड़ दिए, यहाँ पे गलती हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से। इससे क्या होता है, घोरी को जो है अपना पंजाब तो रहता ही उसके पास, और उस पंजाब के कारण उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो फिर से अपना आर्मी और अपने आप को खुद को एकत्रित कर सके, और वो फिर से रीअसेंबल करता है अपना फोर्सेस और तैयारी करता है फिर से अपने गलती से सीख के फिर से एडवांस करता है टुवर्ड्स इंडिया। फिर से वो कोशिश करता है आगे बढ़ने का टुवर्ड्स गैंजेटिक दोआब, लेकिन फिर से उसको फेस करना पड़ेगा किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और इसलिए फिर से दोनों आर्मी मिलती है 1192 में, फिर से तराइन में मिलती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की आर्मी, जिसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज सिर्फ अरब्स पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही है, 10 मिनट का, 10-15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग, थोड़ा बड़ा है लेक्चर 3 जो मिडाइवल का होगा, वो काफी बड़ा होगा, तो कल 1-1.5-2 घंटा आराम से आना। कल हम लोग पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तरेन से। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1192 में, जैसे कि हम बोले थे कि रिवाइव कर जाता है मोहम्मद गोरी पंजाब के कारण, और वहां पे गलती होता है पृथ्वीराज चौहान का, उसको छोड़ देना, भटिंडा को कैप्चर नहीं करना, ये सब उनका गलती होता है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ये सब कुछ स्टेटमेंट में दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देख लेना तुम लोग वो सब। इस वक्त मोहम्मद गोरी काफी कुछ सीख जाता है अपने गलतियों से। गलती से सीखना ही सबसे बड़ा चीज है, वापस से गलती करना इज रॉन्ग थिंग। इस बार वो काफी केयरफुली अपना प्रिपरेशंस करता है अगले कन्क्वेस्ट के लिए, फिर से लड़ने के लिए। फिर से राजपूत फोर्सेस और जो तुम्हारे टर्किश फोर्सेस होते हैं मोहम्मद गोरी के, ये फेस टू फेस आते हैं कहाँ पे? तराइन में। भले ही इंडियन फोर्सेस का जो नंबर था, नंबर ऑफ पीपल इन द इंडियन फोर्सेस, वो काफी ज्यादा था देन द टर्क्स। मोहम्मद घोरी के आर्मी में बहुत कम लोग थे, जबकि इंडियन रूलर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी थी इस वक्त। लेकिन जो टर्किश फोर्सेस थे
हम बताए थे कि ये लोग काफी वेल ऑर्गेनाइज होते थे, और इस बार तो और ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो सकता है और क्या कैपेबिलिटी है पृथ्वीराज चौहान का। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये लोग ऑर्गेनाइज किए थे। इस वक्त सब गलती क्या होता था इंडियन रूलर से, वो देखते हैं। तो इस बार जो टर्किश के फोर्सेस थे, जो मोहम्मद घोरी की फोर्स थी, आर्मी थी, वो थी स्विफ्ट मूविंग कैवेलरी की, मतलब घोड़सवार वाले कैवेलरी थे। क्यों? क्योंकि घोड़सवार वाले क्या होते हैं, अगर कहीं बैटल फील्ड है और किसी पे ये मान लो एनिमी का है और यहाँ पे घोड़ी का, ये पृथ्वीराज चौहान का, ये घोड़ी का है, तो यहाँ पे जो कैवलरी होगी, घोड़े होंगे इनके पास बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे, इनको हारेंगे, हराएंगे, या फिर अगर हार रहे होंगे तो बहुत जल्दी वापस भी आ सकते हैं। तो ये फायदा होता है स्विफ्ट मूविंग कैवलरी, बहुत स्पीड में अटैक करना, बहुत स्पीड में रिट्रीट करना, एडवांस करना और रिट्रीट करना बहुत स्पीड में, ये होता है स्विफ्ट मूविंग कैवलरी। बट ये तो था टर्किस का फोर्स। बट इंडियन फोर्सेस जो थे पृथ्वीराज चौहान के, उनके पास क्या होगा, सुपीरियर बड़े बड़े हाथी होंगे और हाथी पे बैठेंगे ये लोग। अब हाथी लोगों का जो मूवमेंट होता है हम लोग को भी पता है कि बहुत स्लो होता है, तो ये जो जल्दी से जाके अटैक करके जल्दी से वापस आने, ये हाथी वाले नहीं कर सकते हैं। इस तरह क्या हुआ, जो तुम्हारे टर्किस के जो कैवेलरी थे, जो काफी ऑल वेल ऑर्गेनाइज थी, उनके पास स्किल्स भी था और उनके पास वो काफी सुपीरियर हो जाते हैं इस बैटल में। इस वक्त हम लोग देखते हैं कि जो टर्किश कैवेलरी होता है, ये दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहला कि अपने घोड़े में हॉर्स शू लगाते हैं, घोड़े के पैर में जो हॉर्स शू होता है, नाल, घोड़ा का नाल, वो लगाए हुए रहते हैं ताकि जो घोड़ा है वो थके नहीं, और प्लस घोड़ा का स्पीड भी बढ़े, उसका ग्रिप बढ़े ग्राउंड पे, और उसको लॉन्ग लाइफ मिले, उसको लॉन्ग लाइफ मिले उस हॉर्सेस को। ठीक है। सेकंड क्या टेक्निक यूज करते हैं कि वो आयरन स्टीरअप्स यूज करते हैं। क्या है, कोई घोड़ा है तो इस पे अगर किसी को बैठना है, सवार होना है, तो उस सवारी का जो पैर है वो फंसना चाहिए यहाँ पे, ताकि उसको बैलेंस मिल सके और वो वॉर कर सके। अगर ये यहाँ पे अपना पैर नहीं टिका पाएगा तो उसका, जब वो चलेगा तो उसका पैर बैलेंस में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे ये लोग घोड़ा का जो बैठने का होता है उसके नीचे में आयरन का ये स्टीरअप्स लगा देते हैं, ताकि वो जो तुम्हारे वॉरियर्स हैं वो अपना पैर यहाँ पे फंसा सके। इससे क्या हुआ, काफी बैलेंस मिलता है हॉर्स राइडर को, और जो स्ट्राइकिंग होता है, मान लो धनुष मार रहे हैं तो बैलेंस काफी ज्यादा बनेगा। तो इस बैटल में यही दो का टेक्निक इस्तेमाल करता है टर्किश, लेकिन इंडियन रूलर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, हाथी, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के इस्तेमाल करते हैं ये लोग यहाँ पे। टर्किश आर्मी यहाँ पे हरा देती है तुम्हारा राजपूत आर्मी को, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि पृथ्वीराज चौहान को बैटलफील्ड में ही मार दिया जाता है, एक तो ये थ्योरी है। हिस्टोरियंस दूसरा थ्योरी देते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देते हैं तुम्हारा ये मोहम्मद घोरी, और बोलते हैं ठीक है कि आपको ये पंजाब वो राजस्थान इलाका में एक छोटा सा इलाका देते हैं और आप वहां पे रूल कीजिए, तो पृथ्वीराज चौहान वहां पे रूल करते हैं। दूसरा थ्योरी ये। तीसरा थ्योरी ये देते हैं हिस्टोरियंस कि इनको एक्चुअली छोड़ दिया जाता है मोहम्मद घोरी के द्वारा, लेकिन बाद में फिर ये रिवोल्ट करने का सोचते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इस बार मोहम्मद घोरी आते हैं, कैप्चर करते हैं पृथ्वीराज चौहान को और लेके कोई फोर्ट में बंद कर देते हैं। तो उस फोर्ट में एक दिन क्या हुआ, ये सुने थे तुम्हारा मोहम्मद घोरी कि जो राजपूत में होता है वो बहुत आन बान शान होता है, ये किसी के आगे झुकते नहीं। तो इस चीज को ये एज ए चैलेंज ले लेता है मोहम्मद घोरी, और उस जेल में इनको सिक्कड़ से बांध दिया जाता है दोनों हाथ को, और वहां बोला जाता है कि अपना सर नीचे करने इनके आगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं मानते हैं, इस कारण इनकी आंखें निकाल ली जाती है और ब्रूटली इनको मार दिया जाता है बैदा मोहम्मद को। तो इस टाइप का दो तीन थ्योरी है, पता नहीं क्या सच्चाई है, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज लिख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए। अब टार्किस आर्मी जो है उनको हराने के बाद बहुत सारा जो फोर्ट था राजस्थान एंड इलाका, वो काफी कैप्चर कर, जैसे कि हंसी, सरस्वती, समन्ना, ये सब कैप्चर कर, और इस तरह वो आगे बढ़ते जाती है और दिल्ली कैप्चर हो जाता है, दिल्ली और अजमेर दोनों आ जाता है मोहम्मद घोरी के हाथ। लेकिन इस बैटल के बाद, इस बैटल ऑफ तराइन के बाद, सेकंड बैटल, घोरी जो है वापस गजनी लौटे जाता है। यहाँ पे एक्चुअली सेकंड बैटल ऑफ तराइन में तुम लोग कहानी सुने होगे कि संयोगता जो रहती है
राजा जयचंद की बेटी, उसको लेके आ जाता है पृथ्वीराज चौहान, जिसके कारण जयचंद जो है वो सपोर्ट कर देता है तुम्हारा मोहम्मद गोरी को इस बैटल में, ठीक है, पीठ पीछे छुरा भोग के, और फिर इस तरह हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। ये भी एक है यहाँ पे स्टोरी, वो सब बुक्स में था, है बहुत सारा पढ़ लेना। और यहाँ पे घोरी वापस गजनी चला जाता है। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। आज का लास्ट टॉपिक बैटल ऑफ चंदावर पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा आज। कुछ पूछना है किसी को? पूछ सकते हो अभी 1 मिनट में, कमेंट कर दो। बोलो अनुपम। क्या डाउट है अनुपम को? ज्योति, सूरज, अतुल। ठीक है अनुपम, देखते हैं तुम्हारा डाउट, क्लास के बाद क्लियर करते हैं। तो घोड़ी गजनी रिटर्न जाता है या दूर जाता है? अनुपम, यहाँ पे घोड़ी हम पहले भी बताए थे कि वो गजनी को भी जीत लिया जाता है, तो ऑब्वियसली घोर बगल में ही था टेरिटरी, तो गजनी जाएगा तो घोर तो उसका घर ही है, लेकिन घोर में कुछ था नहीं, तो ऑब्वियसली गजनी ही जाता है। वो गजनी का भी तो कॉन्करर यही था ना, याद करो, बताए थे इस गजनी को भी जीत लेता है घोर। होप की समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं बैटल ऑफ चंदावर 1194 का। चलो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। 1194 में मोहम्मद घोरी वापस आता है इंडिया। बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के बाद तो वो तो वापस चला गया था, लेकिन यहाँ पे वो वापस रिटर्न टू इंडिया, ही अगेन रिटर्न टू इंडिया। इस वक्त वो क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो कन्नौज वाला एंड ऑल इलाका था वो था तुम्हारा जयचंद के अंदर, संयोगिता का पिता, जो कि तुम्हारा बैटल और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में सपोर्ट कर दिया था घोरी को, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान, एक कारण था जिसके कारण वो हारे थे, कारण तो बहुत सारा था, बताए भी तुम लोग को, उसके कारण हार जाता है। इस बार वो जयचंद से एक्चुअली कुछ डिमांड किया था और जयचंद काफी एरोगेंट होकर रिप्लाई दिया था और नहीं माना था इनका बात। तो इस कारण से मोहम्मद घोरी क्या हुए, वापस इंडिया आते हैं, यमुना रिवर को क्रॉस करते हैं, करीब करीब कैवेलरी जो उनका था मोहम्मद घोरी का 50,000 कैवेलरी के साथ कन्नौज पहुंच जाते हैं। कन्नौज पहुंच जाते हैं, वहां पे बुरी तरह हराते हैं जयचंद को, जयचंद हार जाता है एट चंदावर, इसीलिए बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं इसको। ये चंदावर नाम का जगह कहाँ पे? कन्नौज के पास है। इस कारण से हुआ जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ और जो बैटल ऑफ, दोनों बैटल ऑफ तरेन हुआ, ये फाउंडेशन बना देता है टर्किश रूल का नॉर्दर्न इंडिया में, और इस तरह फाउंडेशन बन जाता है टर्क्स का इंडिया में उनके रूल करने का। मोहम्मद गोरी 1206 में 1206 में जब वो वापस घोर जा रहा था, इस बार गजनी नहीं अनुपम, इस बार वो घोर जा रहा है, बैटल ऑफ चंदावर के बाद वो घोर जाता है, और वो घोर जा रहा होता है, तो रास्ता में किसी एक जगह पे रुकता है रास्ता में, और वहां पे वो शाम का नमाज पढ़ रहा होता है, शाम में वो वहां पे नमाज पढ़ रहा होता है। तो जिस जगह पे वो रुकता है वहां पे एक ट्राइबल लोग रहते थे जिसका नाम होता था खोकर्स, KHOKKARS, खोकर्स। इन खोकर्स ने क्या किया, they beheaded the head of मोहम्मद घोरी while offering नमाज। शाम के वक्त जब वो नमाज पढ़ रहे थे झुक के, तो उस समय उनकी फोर्सेस भी नमाज पढ़ रही थी, तो खोकर्स ने क्या किया, जब वो नमाज अदा कर रहे थे 1206 में अराउंड, तो वो लोग पीछे से आते हैं और इनको बिहेडेड कर देते, इनका गला काट के फेंक देते हैं, और इस तरह 1206 में इनका डेथ हो जाता है वाइल रिटर्निंग टू घोर। घोर पहुंचे नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही खोकर्स ने इन्हें मार देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो टर्किश लोग हैं इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और हम बताए थे कि मोहम्मद घोर का एक सबसे बड़ा चीज था कि वो किसी भी टेरिटरी को जीतते थे तो वो किसी जनरल को छोड़ के जाते थे। इसी तरह उनका एक स्लेव जनरल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये स्लेव जनरल छूट गया था वापस इंडिया में, और जो कि बाद में बनता है, ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके आगे दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होता है, जिसके सबसे पहले सुल्तान होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक,
और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।